सेविली टैक्स रियल एस्टेट सेक्टर से अभी तक नहीं हटा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर ज़बूहाली की जानिब गामज़न है। मटीरियल बहुत महंगा हो गया है, प्रोजेक्ट्स बंद हो रहे हैं। क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप? देखिए, जहाँ इतनी मुश्किलात हैं उसमें 7 ही एक मुश्किल है। इस वक्त जो बैंक रेट 24-25% है, तो कोई आदमी रियल एस्टेट में, मकान में, फ्लैट में, दुकान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। इसी तरह कोई बिल्डर नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि आइंदा 4 साल बाद उसको डिलीवर करना है। जी 4 साल में डॉलर का रेट क्या होगा, पाक रुपये कहाँ खड़ा होगा, सरिये की, सीमेंट की, स्टील की कीमतें क्या होंगी। आज ही पिछले 2 साल में ये 2 गुना हो चुकी हैं, डबल हो चुकी हैं। 7 ही और मुतअद्दिद टैक्सेस। जी देखिए, इस वक्त का सिलसिला पिछले 2 साल पहले ये था कि ट्रांसफर पे आपका 3% टैक्स लगता था। जी आज ट्रांसफर पे प्रॉपर्टी के 8% टैक्स लगता है और सुनते ये हैं कि इसको बढ़ा के 10% कर दिया जाएगा। फाइलर होना हमारे चाहिए करीब 8% के लिए, फाइलर। जी, फाइलर होना चाहिए, वरना तो 18-20% हो जाएगा। सही। ठीक है? हमारे पड़ोस मुल्क दुबई में 4% पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है और वहां पर कोई अंडर द टेबल पैसे नहीं होते। यहाँ पर 8-10%, 12% देने के बाद भी बेहिसाब जिस तरह अफसर चाहे वो आपको अंडर द टेबल पैसे देने पड़ते हैं। तो बिल्कुल। ये तमाम चीजों की कॉस्ट आखिर उस मकान पे, उस फ्लैट पे, उस दुकान पे ही जाती है जो एंड कंज्यूमर ने बेयर करनी होती है। आज 2 किस्म के पाकिस्तान में कंज्यूमर्स हैं। एक एक वो जो जिनकी अफोर्डेबिलिटी है बिल्कुल। और और एक वो लोग हैं जिनकी वो मकान उनकी ज़रूरत है और वो मकान रह के अपनी बीवी-बच्चों के साथ खरीद के लेना चाहते हैं। पर उनको फूड इन्फ्लेशन, एनर्जी इन्फ्लेशन और दूसरी चीज़ों ने इस कदर तकलीफ में डाल दिया है कि वो आज अपना मकान का ख्वाब भी नहीं देख सकते। ख्वाब भी नहीं देख सकते, वो उसकी किस्तें भी अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। ये मुस्तकबिल मैं क्या उन देख रहे हैं लोगों आप? की मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर मैं का? ये साल बहुत डिफिकल्ट देख रहा हूँ। जी मैं नहीं समझता इस साल चीज़ें सीधी होंगी। देखें, ये रियल एस्टेट में एक कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस है, जी बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लगती है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, उस वक़्त तक कोई आदमी डिसीजन इन्वेस्टमेंट का नहीं लेगा। अब तो स्टेबिलिटी आ इसी गई है, तरह आईएमएफ से भी प्रोग्राम हो रहा है हमारा, लास्ट ट्रांच भी हमें मिल गई है, स्टेबिलिटी तो आ रही है अब। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो बेहतर हो रहे हैं अब हसन साहब। आप किस चीज़ को इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहते हैं? अगर आप इसको स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं, नहीं, फाइनेंस तो ये फाइनेंस डिवीजन की जो रिपोर्ट है, अगर मैं उसका इदाद-ओ-शुमार सामने रखता हूँ, वो आपकी बात जी। दुरुस्त है कि सबसे ज़्यादा मुतासिर रियल एस्टेट सेक्टर है। ग्राउंड रियलिटी पे इन्फ्लेशन के रेट कुछ है, सरकारी इदाद-ओ-शुमार पे कुछ है, लेकिन अगर मैं फाइनेंस डिवीजन के नंबर सामने रखता हूँ, तो हमारा इन्फ्लेशन घटा है। हमारी जो जीडीपी है वो थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर्स हमारे थोड़े से इंप्रूव हुए हैं बकौल फाइनेंस डिवीजन के, लेकिन मजीद इस्लाहात की ज़रूरत है। यानी गुज़िश्ता 9 माह के इदाद-ओ-शुमार और रवा माली साल के 9 माह के इदाद-ओ-शुमार अगर सामने रखें तो थोड़ी बहुत बेहतरी तो आनी शुरू हो गई है। जी, आप सही कह रहे हैं, इन्फ्लेशन घटा है, 17 साढ़े 17% पे आया है। हाउएवर देखिए, ये एक बिज़नेस वो है जिसमें कम से कम आपको 4 साल का इन्वेस्टमेंट करना होता है जी और इसी तरह अगर कोई इंडस्ट्री लगा रहा है या एक्सपेंशन कर रहा है, तो वो 25 साल आगे देखता है। तो इस वक़्त लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान में कोई तैयार नहीं। आप ज़रा लिस्ट निकलवा लें कि कितने पाकिस्तानी बाहर जाके दुबई में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बिल्कुल। जिसका जिसका हिसाब नहीं मिलता। तो ये पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट भी निकल रहा है और कितने हमारे पाकिस्तानी बिल्डर भाई हज़रात दुबई में बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी निकल रही है। ऐसा ही तो है। इसका इसका वाहिद नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को है। किसी मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी को है। ये जो पाकिस्तान का इतना बड़ा यूथ बल्ज है, जी अगर मैं एक कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं 500 से 1000 लोगों को हायर करता हूँ। बिल्कुल। फिर मेसन भी होता है, मिस्त्री भी होता है, इलेक्ट्रिशियन भी होता है, प्लम्बर भी होता है, खुदाई वाला भी होता है, सुपरवाइजर भी होता है, सर्वेयर भी होता है, बेहिसाब लोग होते हैं। जी बट आज हम वो लोग जो 50 साल से यहाँ पैदा हुए, बड़े हुए, कारोबार कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट बड़ी मुश्किल से निपटा रहे हैं, जो चल रहे हैं। आगे नया मज़ीद प्रोजेक्ट ज़मीन होने के बावजूद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं
کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اکنامک اسٹیبلٹی اور روپی ڈالر پیرٹی کہیں رکتی نہیں ہے، جیسے اب 278 اور 280 میں رک گئی ہے، جی یہ کنٹینیوٹی ہونا چاہیے۔ جب ہم بلومبرگ کی رپورٹ پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ 350 روپے ہو جائے گی پاک روپی کی ڈالر کے ساتھ قیمت، اور دور نہیں جون جولائی میں ہوگا۔ تو اب یہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہو گئی ہے، سو کوئی بھی انویسٹمنٹ کا ڈیسیجن لیتے ہوئے 4 6 8 10 جگہ مشورہ بھی کرتا ہے، بالکل فیکٹس اینڈ فگرز کو بھی دیکھتا ہے، انٹرنیشنل ٹرینڈز کو بھی دیکھتا ہے، بٹ انفارچونیٹلی میں سوری ٹو سے کہ ابھی سفر باقی ہے، چیزوں کو اچھائی کی طرف لے جانا ضروری ہے۔ جی اینڈ پھر میں کہتا ہوں کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ریئل اسٹیٹ کا کام تو نہیں ہونا ہے۔ اچھا، ریئل اسٹیٹ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ 72 مہلک انڈسٹریز الائیڈ ہیں۔ ویلیو ایڈڈ سیکٹر کی سیمنٹ، بقا، ویلیو ایڈڈ سیکٹر کی بقا کے لیے اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آخر میں یہ بتا آپ دیں۔ ذرا نہیں، آپ ذرا سن تو لیں۔ جی اسٹیل مینوفیکچررز 10 دن پروڈکشن کر رہے ہیں، 20 دن بند کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح ٹائل والے 10-15 دن پروڈکشن کر رہے ہیں، باقی بند کر رہے ہیں۔ ایلومینیم والے یہی کر رہے ہیں، وائر والے یہی کر رہے ہیں۔ ہر آدمی نے اپنی پروڈکشن سمیٹ لیے کیونکہ مال بک نہیں رہا ہے۔ مال بک نہیں دیکھیے، رہا۔ میں نے کہا کہ نہیں مال بک رہا ہے، نہ ہمارا مال بک رہا ہے، اپارٹمنٹس نہیں بک رہے تو ہم ان کا مال بھی نہیں لے پا رہے ہیں۔